बुलेटिन में सबसे पहले खबर दें, पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद में धमाके के नतीजे में शोहदा की तादाद 93 हो गई है। पुलिस के मुताबिक धमाके में जख्मी होने वाले अफराद की तादाद 221 है। धमाके की जगह छत गिरने के बाद शुरू होने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी है। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद में गुज़श्ता रोज़ धमाके के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ अभी तक जारी हैं। गिरने वाली छत को काट कर लाशें निकालने का सिलसिला अभी तक जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सबूही से। नादिया, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? कितने अफराद को मलबे से निकाला जा चुका है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू का जो अमल है, ऑपरेशन का जो अमल है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। अभी हमारी बात हुई है रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान से, तो उनका ये कहना है कि आइंदा 2 घंटे में ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। अगर हम बात करें आज की, तो आज भी 7 से 8 अफराद को यहाँ से मुंतकिल किया गया है पेशावर के लेडी रिंग अस्पताल। और यूँ जो डेथ टोल है वो जो जहाँ बहक होने वाले कोई अफराद है वो 93 तक जा पहुँची है। और यूँ 221 अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि वो ज़ख्मी हैं। अगर हम बात करें इधर जो तहकीकात के हवाले से, तो पुलिस IG खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास अभी जारी है, जिस पे सिक्योरिटी, पुलिस लाइन्स की जो सिक्योरिटी है उसके हवाले से जायज़ा लिया जा रहा है और अहम फैसले मुतवक्के हैं। जी बहुत शुक्रिया नादिया अपडेट करने के लिए। रेस्क्यू ऑपरेशन आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है। रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान का कहना है कि तकरीबन 2 से 3 घंटे में यह ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अब तक धमाके के शोहदा की तादाद 93 हो चुकी है और ज़ख्मियों की तादाद 221 बताई जा रही है, जबकि धमाके की जगह छत गिरने के बाद शुरू होने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहाँ एक और खबर दें, इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटाने के मामले पर फैसला सुना दिया है। चौधरी शुजात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर बरकरार रहेंगे, ये इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया है। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा नौशीन यूसुफ से। नौशीन, मजीद क्या फैसले में सुनाया ECP ने? 18 अगस्त को चौधरी शुजात हुसैन की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया था और आज वो फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चौधरी शुजात हुसैन जो है वो मुस्लिम लीग काफ के सदर बरकरार रहेंगे। और इस हवाले से जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी की कार्रवाई थी उसको गैर कानूनी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दे दिया है। और इलेक्शन कमीशन ने जो मुख्तसर फैसला था वो पढ़कर सुनाया, जिसके बाद उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन जो है उनको पार्टी सदारत से हटाने के मामले पर जो फैसला सुनाया उसके मुताबिक अब चौधरी शुजात हुसैन पार्टी के सदर बरकरार रहेंगे। और जो उनकी मुस्लिम लीग काफ की जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी की कार्रवाई थी उसकी को कह दिया है कि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जी बहुत शुक्रिया नौशीन यूसुफ, हमें अपडेट कर रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। चौधरी शुजात पार्टी के सदर बरकरार रहेंगे। मुस्लिम लीग काफ के सदर बरकरार रहने का फैसला इलेक्शन कमीशन ने सुनाया है और इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाने के मामले पर फैसला सुना दिया है। एक मरतबा फिर बात करेंगे पेशावर में होने वाले अफसोसनाक वाक़े में। पेशावर में मस्जिद की छत के मलबे से अब तक 24 लाशें और 28 के करीब ज़ख्मी निकाले जा चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ शुरू होने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक एहलकार का कहना है कि ज़िंदगी के आसार के बायस शुरू में भारी मशीनरी के बजाय छोटे आलात इस्तेमाल किए गए। हमने कोशिश ये की है कि जितनी भी हैवी मशीनरी जो हमारे पास मौजूद थी उसको इब्तिदाई तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि जो छोटे हमारे पास आलात थे उससे जो है वो ज़ख्मियों को बाहिफाजत निकाला गया। तकरीबन 28 के करीब जो है वो ज़ख्मियों को निकाला है। जो 2 आखिरी ज़ख्मी थे, एक को 10 घंटे के ऑपरेशन के बाद निकाला गया, जबकि दूसरे ज़ख्मी को जो है वो 12 घंटे के ऑपरेशन के बाद जो है वो निकाला गया। हम लोगों ने सर्च कैम और जो हमारे पास लिस्टिंग डिवाइसेस हैं जो मुख्तलिफ लोगों की हार्ट बीट वगैरह डिटेक्ट करती हैं, उसके ज़रिए जब सर्च किया गया तो कोई भी जो है वो नीचे हार्ट बीट नहीं मिली, जिसके बाद जो है वो हम लोगों ने हैवी मशीनरी के ज़रिए ऑपरेशन का आगाज़ किया और अब तक हम लोग तकरीबन 24 के करीब जो है वो वहाँ से शोहदा के जस्ते खाकी निकाल चुके हैं। ऑपरेशन जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल है। एक जो है वो स्लेब वो रहती है जिसमें हमें शक है कि 1 से 2 अफराद के शोहदा की जो है वो जस्ते खाकी मौजूद हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा ने आज पेशावर पुलिस लाइंस में धमाका और तांदा डैम कोहाट में कश्ती के हादसे के पेश नज़र सूबे में एक रोज़ा सोग का ऐलान किया है। सूबाई महकमा एडमिनिस्ट्रेशन के एलामी के मुताबिक सोग के मौके पर कौमी परचम से निगू रहेगा, जबकि तमाम सरकारी दफातर बदस्तूर खुले रहेंगे। सोग का ऐलान पेशावर धमाका और तांदा डैम वाक़े पर किया गया। वाक़यात में इंसानी जानों का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है।
पेशावर के लेडी रेडिंग अस्पताल में पुलिस लाइंस धमाके के 60 से ज़्यादा जख्मी ज़ेर इलाज हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल अजीज़। दानियाल, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? इस वक्त क्या हालत है जो ज़ख्मी है वहाँ पर, और डॉक्टर्स का क्या कहना है? जी बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त 60 से ज़्यादा मरीज अब भी ज़ेर इलाज है, जिनमें 6 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है, जो ICU में दाखिल है। इस तरह अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक बताया जा रहा है कि 88 डेथ बॉडी जो है वो अस्पताल मुंतकिल किए गए थे, जबकि पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से यह बताया जा रहा है कि अब तक वाक़े में 93 अफराद जो है वो शहीद हुए हैं। इस तरह जो लारिज तर्जुमान से हमारी बात हुई तो उनके मुताबिक जो अस्पताल मुंतकिल किए गए थे शुहदा और जख्मी, उसमें 90% जो है वो पुलिस एहलकार थे, और जिसमें 15 से 17 अफराद ऐसे थे कि जो बावर्दी थे, जिसका बासानी से ये पता चलाया जा सकता था कि ये पुलिस एहलकार है। बाद में तफ्तीश के बाद जो है उनको पता चला कि दीगर अफराद जो है वो भी पुलिस थे। तो अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक 90% अफराद जो शहीद हुए हैं उनका ताल्लुक जो है वो महकमा पुलिस से था। इस तरह कल उन्होंने 40 अफराद डिस्चार्ज किए थे। आज भी जो अफराद बेहतर महसूस करते हैं, उनकी हालत जो है वो तसल्ली बख्श होती है, तो उनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद दानियाल अजीज अपडेट करने के लिए। पेशावर धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई है। ज़राए का कहना है कि जावकुआ से खुदकुश हमले के शवाहिद मिले हैं। मस्जिद के पिलर गिरने से छत गिरी, नुकसान ज़्यादा हुआ। सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से आला तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई है। पुलिस लाइन गेट, फैमिली क्वार्टर्स, साइट की CCTV फुटेजेस पर तहकीकात जारी हैं। पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में होने वाले धमाके में शहीद होने वाले DSP अरब नवाज समेत 19 पुलिस एहलकारों का ताल्लुक चारसद्दा से है। 4 कालकी मरवत, 1 का खैबर और 1 का ताल्लुक सवाबी से था। तमाम पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा और तदफीन का अमल उनके आबाई इलाकों में जारी है। शहीद एहलकारों में 2 पुलिस एहलकार बचपन के दोस्त थे और एक साथ पुलिस में भर्ती हुए थे। पेशावर की पुलिस लाइन की मस्जिद में गुज़श्ता रोज़ धमाके में शहीद होने वाले DSP अरब नवाज समेत 9 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा गुज़श्ता रात चारसद्दा पुलिस लाइन में अदा की गई। तमाम 19 शोहदा की मैयतें चारसद्दा में उनके आबाई इलाकों में पहुँचा दी गई हैं। शहीद पुलिस एहलकारों में 2 पुलिस एहलकार ऐसे हैं जो बचपन के दोस्त थे और एक साथ पुलिस में भर्ती हुए और जाम शहादत भी एक साथ ही नोश किया। कांस्टेबल इब्ने अमीन और इफ्तिखार की नमाज जनाजा तहसील चारसद्दा के इलाके अमीराबाद में अदा की गई, जिसमें पुलिस अफसरान और ज़िला इंतज़ामिया और इलाका अमायदीन समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। पेशावर पुलिस लाइन में शहीद होने वाले मोहम्मद शेर का ताल्लुक खैबर से है, जो पुलिस लाइन में सीनियर क्लर्क था। शहीद की मैयत मेडिकल रिपोर्ट के बाद पेशावर से ज़िला खैबर के इलाके शाख्स रवाना की जाएगी। सवाबी से ताल्लुक़ रखने वाले शहीद कांस्टेबल मोहम्मद नईम की नमाज जनाजा सवाबी में अदा कर दी गई। धमाके में शहीद 4 एहलकारों का ताल्लुक लकी मरवत से है। पेशावर पुलिस लाइन बम धमाके में शहीद होने वाले इफ्तिखार इब्ने अमीन बचपन के दोस्त थे। इकट्ठे पुलिस में भर्ती हुए और एक साथ शहादत पाई। इस पर मजीद तफसील बताएंगे सब्ज़ अली तरीन। जी, इस वक्त मैं इलाका अमीराबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर इफ्तिखार और अमीन जो बचपन के दोस्त थे और पुलिस में भी किट्टे और खिदमत अंजाम दे रहे थे, दोनों पेशावर पुलिस लाइन खुदकुश बम धमाके में शहीद हो गए हैं। उनका नमाज जनाजा अदा की जा चुके हैं। अगर हम पेशावर खुदकुश धमाके की बात करें तो 19 शहदा का ताल्लुक चारसद्दा से है और अब ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों में शहदा के नमाज जनाजों की अदायगी का सिलसिला जारी है। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कराची में चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 50 से ऊपर लोग इस वक्त अस्पताल में और कुछ अभी तक मलबे तले दबे हुए थे। इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। दहशत गर्दों को शिकस्त देना हमारे लिए अशद ज़रूरी है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क में इस्तेहकाम के लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि दहशतगर्दों का निशाना रही है, हमने सारी अपनी सिंध हुकूमत ने तवानाइयाँ खर्च की थी कि हम दहशतगर्दी से निजात हासिल करें। हमें इसमें अल्लाह ताला की मदद से खातिर ख्वाह कामयाबियाँ भी हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ
ये ज़रूरी है कि हम कंप्लेसेंट ना हो, हम इस दहशतगर्द का जो अजाब आया हुआ है, इस दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें। ये पैगाम मैंने देना था। अब आपके सवाल पे लेता हूँ। साहब ये बताएं कि आपने तमाम तर कोशिशों यानी सियासी मुखालफत के बावजूद दहशतगर्दी का खतरा भी आपने मोल लिया, आपने बल्दियाती इंतखाबात करा दिए, लेकिन अब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से ये बयानात आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन गैर ज़रूरी हरबे ऐसे इस्तेमाल कर रही है जिससे ये तासुर जा रहा है कि वो इस पूरे जमहूरी अमल को डिले कर रहे हैं। और एक खुसूसन पीपल्स पार्टी नाम ले रही है, एक जो कि उसका कह रहा है कि वो अपने नाम के साथ मेयर भी लगा दे, हाफिज नईम रहमान साहब। तो ये क्या हो रहा है इलेक्शन कमीशन की? हमने, आपको पता है कि इलेक्शंस में और ये जो डिले हुए थे इलेक्शंस, इसमें हमारी कुछ मजबूरियाँ थी। मजबूरियाँ क्या थी? सैलाब की वजह से जो, अगर यही इलेक्शन 25 जुलाई को अल्लाह ताला ये हमारे ऊपर आजमाइश नहीं डालता और हो जाते, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि जो इस वक्त हमने सीटें जीती हैं इससे कई ज़्यादा सीटें जीतते। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो हमारे खिलाफ फिर प्रोपेगेंडा चला कि जैसे हम इलेक्शन पोस्टपोन करा रहे हैं, हमें थ्रेट्स थी और ये थ्रेट्स अभी आपको नज़र आ रही हैं, उसकी वजह से हम कहते रहे कि ये हमें बहुत, और हमने और कुछ नहीं कहा था, हमने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि मरहलावार करा लें, हम हैदराबाद डिवीज़न, कराची डिवीज़न के अलग अलग इलेक्शन करा लें ताकि हम सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर सकें। इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, आपने एक साथ इलेक्शंस कराने हैं। और हमने ये तो सब ने देखा कि मेरा ख्याल है इस सूबे बल्कि पाकिस्तान की तारीख में इससे ज़्यादा पुरअमन इलेक्शन नहीं हुए जो कि हुए थे लोकल गवर्नमेंट के सेकंड फेज़ के इलेक्शन। उसके बाद, और मैं आपको फिर बताता हूँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमने कई बार कहा कि जी आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। उनकी अपनी पार्टी की डिसीजन थी, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर वो पार्टिसिपेट करते तो ये मैं आपको बता सकता हूँ हम और सीटें लेते। इसलिए कि हमारी स्ट्रैटेजी, हर एक की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है, इनके आपस में वोट करते और हम जो अभी हमने सीटें ली इससे कुछ ज़्यादा ही लेते। उसके बावजूद हम आगे इलेक्शन के नेक्स्ट मरहले के लिए तैयार हैं और हम यही चाहेंगे इलेक्शन कमीशन कि वो जल्दी से अगले मरहलों की तरफ जाए और जो भी अक्सरियत हासिल करे। किसी के नाम के आगे मेयर नहीं होता, किसी ये कराची शहर की आवाम जिसको चाहेगी उसको वो इलेक्ट, उन्होंने अपने वोट दिए, अब वो मेंबर्स के ऊपर है कि वो किसको इलेक्ट करते हैं। और आगे जाके हम सिर्फ ये ज़रूर कहेंगे कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अच्छा सर, हमने 10-11 महीने या 1 साल से ऊपर कुछ कराची का पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक जियाले ने इंतज़ाम संभाला था और वो फ़र्क साफ नज़र आया। वो हर एक कहता है, हमारे जो दुश्मन हैं, सियासी दुश्मन और कहती हैं, वो भी इस चीज़ का इतराफ़ करते हैं। तो अब उसको आगे देखते हुए हमें आगे फ्यूचर भी वही नज़र आ रहा है। अच्छा, आपने दहशतगर्दी की मजम्मत की, पेशावर वाक़े की मजम्मत की। सर, कराची आज भी गैर महफूज महसूस होता है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहाँ है, क्यों सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है? तो ये कराची के जो थ्रेट, मैं आपको जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मैंने अभी पिछले हफ्ता पहले, 10 दिन पहले एक मीटिंग दोबारा ली थी। जब तक हमारे लोग कॉन्फिडेंट ना हो जाए, लेकिन लाहौर में भी सेफ सिटी है, इस्लामाबाद में भी सेफ सिटी है, लेकिन वो उसके नताइज नहीं आ रहे जो आने चाहिए। अगर मैं आपको क्लियरली कहूँ, एक सिर्फ नाम लिखने के लिए कि जी सेफ सिटी मैंने कर दिया कराची में और मैं कैमरा डिप्लॉय कर दूं और उसकी रिज़ल्ट कोई ना आए, वो मैं नहीं चाहता। तो मैंने पढ़ा और चाह रहा हूँ कि जो भी सल्यूशन आए वो सल्यूशन इस शहर के लिए बेहतर। हमने जो लाहौर में सेफ सिटी अथॉरिटी उनके साथ भी कंसल्ट किया है, जो प्रॉब्लम जहाँ रह गए उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। हम अभी तक, मैं पिछली मीटिंग में भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। तो आप ये कहना कि जी बस मैं कैमरा 4 लगा दूं, इस वक्त भी कराची में बाकी शहरों से ज़्यादा कैमरे हैं। शाह साहब, एक मैं ख़त्म कर लूँ ना यार मेरे भाई, ठीक है? तो सिर्फ ये कहना कि जी वो एक नाम की खातिर कि जी मैंने सेफ सिटी कर दी और मैं अनाउंस कर दूँ और लगा दूँ, वो मैं नहीं करूँगा। मैं वो चीज़ करूँगा जो इस शहर के लिए, जो इस शहर के, इस सूबे के, इस मुल्क के लोगों का टैक्स का पैसा है वो प्रॉपर खर्च हो। जहाँ यही प्रोजेक्ट कभी वो 30 अरब का हो जाता है, फिर 23 अरब का हो जाता है, अब डॉलर का चेंज आ गई, उसकी वजह से कुछ फ़र्क पड़ रहा है। तो जब तक हमारे टेक्निकल लोग, उनका कॉन्फिडेंस नहीं आता है और वो एग्रीमेंट नहीं होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम वो, हमारे पास इस वक्त भी जो भी जराइम होते हैं उनके जो कैमरेज हमारे डिप्लॉयड हैं, इसमें आपको पता है इस वक्त भी कराची शहर में
बाकी जगहों से ज़्यादा कैमराज डिप्लॉयड हैं। तो ये मैं इसको मानता हूँ बिल्कुल कि इसको और जल्दी होना चाहिए, लेकिन सोल्यूशन वो होना चाहिए जो कि शहर के लिए कारआमद और फ़ायदेमंद साबित। शाह साहब, सिंध सरकार वो मुतासिरनि सां वाइदो कयो हो त जनवरी जे आख़िर में किस्त जेका आहे घर ठाहिण लाइ उहा ॾींदासीं, हिन वक्त उहा किस्त जारी न को कोई मसलो, मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, ये सिंध हुकूमत का और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। आज तक इस किस्म का प्रोजेक्ट सोचा, 2010 में भी फ्लड आया था, 2011 में भी फ्लड आया था, हमारी जो रिसेंट पास में, उससे पहले 76 में बड़ी फ्लड आई थी, 90s में फ्लड्स आए थे। कभी भी किसी हुकूमत ने ये तैयार नहीं किया कि हम घर बना के देंगे जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं फ्लड में, पहली बात। और ये फ्लड भी तारीख का सबसे बदतरीन फ्लड था जो कि पूरे सिंध को जिसने इस घेरे में लिया। 20 लाख से ज़ायद घर हैं जिनको हमने देना है। अब उसके लिए ये आसान काम नहीं था, आसान काम नहीं है। मैं अभी भी नहीं कहता कि हमने कोई इसको कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ये रिजॉल्व है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे कि हम ये कर देंगे। और उस सिलसिले में हमने जो फाइनेंसिंग है उसकी भी अरेंजमेंट की है, मतलब पूरी अभी तक नहीं हुई है। इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को, गालिबन 8 तारीख को कराची में कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, जिसमें हम पोस्ट जिनीवा जिन लोगों ने प्लेजेस किए हैं उनको हम अपने प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे। इसलिए वो प्लेजेस आ गए, 9.5-10 अरब डॉलर के तकरीबन प्लेजेस आए। सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसने उन 9.5-10 अरब डॉलर में से तकरीबन 2 अरब डॉलर से ऊपर के प्लेजेस को प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट किया है। और उसमें एक प्रोजेक्ट ये भी है आपका फ्लड वाला हाउसिंग का, जिसमें $500 मिलियन हमने वर्ल्ड बैंक से अप्रूव करा लिए। सर्वे आसान काम नहीं है, इधर बैठ के ये एक घर की बात नहीं है, वो 50 लाख घर वाली हवाई बात नहीं है। ये गरीबों के 20 लाख घर जो तबाह हुए हैं उनको क्लाइमेट रिजिलियंट बनाना, ताकि ऐसा भी ना हो कि जी अभी तो आपने घर बना दिए और अगले सैलाब में फिर वो डूब जाए। उस सिलसिले में हमने अपने इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स जो कि अच्छी शोहरत रखने वाले NGOs हैं उनको साथ मिलाया है। सर्वे वो वैलिडेट कर रहे हैं और कर चुके हैं काफ़ी हद तक। इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को हम इसका लॉन्च भी करने जा रहे हैं। तो आपकी जो खदशा अपनी जगह पे है, लेकिन मैं ख़त्म इसके बात कर लीजिए, खदशा आपका अपनी जगह पे, लेकिन ये एक मैं कह रहा हूँ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ये हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कभी पहले नहीं हुआ और इंशाल्लाह ताला इसको हम मुकम्मल करके देखें। अभी भी हमारे पास शॉर्टेज है, हमारे पास आधे से कम फंड्स हैं इस वक्त अवेलेबल, और हम कोशिश हमारी यही कि बाकी फंड्स हम अवेलेबल करें। लेकिन अगर हम इंतज़ार करेंगे कि जब तक पूरे पैसे जमा करें उसके बाद डिस्बर्समेंट शुरू करें, ये भी पॉसिबल नहीं है। लोगों को सख्त ज़रूरत है, उनकी सर पे छत नहीं है इस वक्त। तो ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करके लेंगे। उसके साथ साथ जैसे मैंने वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट में कहा था, वो प्रोजेक्ट करना जिसमें कोई, इसलिए कि इसमें हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे। लोग समझ रहे चाहे अरबों रुपए की हमको ठेके देंगे, ये कोई नहीं। वो लोग अपने घर खुद बनाएंगे, इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स उनको गाइड करेंगे, वो उनको चेक करेंगे, उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट की मिशनरी होगी वो उसको चेक करेगी। तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का प्लान बना और इंशाल्लाह ताला उसमें टाइम ज़रूर लगा है। जनवरी के एंड नहीं तो फरवरी के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। क्या वजह है? इस वक्त बहाली का टाइम है, 3 महीने में स्कूल बाहर नहीं हो सके। मेरे भाई आप, मैं बहुत ही माजरत से, आप गए हो, देखा है आपने सैलाब में स्कूलों की जो हालत हुई है। 40,000 हमारे स्कूल हैं, उसमें से आधे अफेक्टेड हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जो बाहर देखने में तो बिल्डिंग सही नज़र आती है, जैसे ही आप उसके अंदर जाते हैं उसकी छत की हालत, उसका फ्लोर पूरा संक हुआ है। अब इस हालत में हमें 3 महीने लगे, 6 महीने लगे या साल लगे बहाली में 20,000 स्कूलों का, तो क्या आप तालीम को पीछे छोड़ दें? इस वक्त वो बच्चे, और मैं कई स्कूलों में गया हूँ, लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म भी जायज़ है कि वो बाहर बैठ के, अब सर्दियों में तो आप बाहर बैठ के किसी पेड़ के नीचे या साया की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती, आप पढ़ाई कर सकते हैं। 2 महीने बाद गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी हमारे यहाँ। क्या आप, और 2 महीने में ये स्कूल, मैं कहूँ कि चाहते तो यही ना कि आज रेनोवेट हो जाए, लेकिन रेनोवेट नहीं हो सकेंगे। इस वजह से जरदार शाह साहब मेरे साथ खड़े, हमने
बच्चों की तालीम को छोड़ नहीं सकते, तो हमने ये टेंट स्कूल्स का एक प्रोग्राम बनाया। इसको भी अच्छी तरह वेट करके कि जहाँ फ़ायदेमंद होगा, जहाँ पे हम वो स्कूलों को टेम्परी तौर पे इस काबिल कर सके कि उसके अंदर लोग सेफली बच्चे पढ़ सके, वो हम करेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ टेंट स्कूल। साहब ये बता दीजिए, इसके बाद कॉलेज है इस्लामिया कॉलेज जो प्राइवेट पार्टी के पास चला गया है। अच्छा, महकमा तालीम अपने तौर पर तो टेस्ट करता हार जाता है, लेकिन वो जो ट्रस्ट दावेदार होता है, वो ट्रस्ट आपके पास रजिस्टर्ड होता है, वो ज़मीन KMC की है। आप उसकी KMC की लीज भी मंसूख कर सकते हैं, और ट्रस्ट भी आप लोगों के पास रजिस्टर्ड है। अगर ट्रस्टी आपस में लड़ रहे तो आप खत्म। मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन आप बड़े आसानी से कहते हैं, आप प्लीज़ कैंसिल भी कर सकते हैं। एक इसके सामने एक इमारत इधर है और एक इमारत मेरे इस तरफ है। वो इमारतें बहुत कुछ कर देती हैं। वो इमारतें हमें अभी ये भी बता रही हैं कि फ्लड के अंदर आपने कैसे टेंट बांटने। तो ये थोड़ा जो है ना कहना बड़ा आसान है, इनके साथ डील करना जो है ना बहुत ही माजरत के साथ थोड़ा सा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत एहतराम है, लेकिन ये लीज कैंसिल कर दो, ये कर दो, भाई इतना आसान होता सही काम करने के लिए भी कई बार। और ये मैं नहीं कह रहा कि हम कोई कानून तोड़ के करना चाहते हैं, कानून में अंदर जो पावर भी है ना लीज कैंसिल करने के, माफ़ कीजिएगा मेरे दाएं और बाएं ये मैं इशारे ऐसे कर देता हूँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, मेरे ख्याल यही होगा। इन चीज़ों से थोड़ा सा होता है, तो आपका जवाब मेरे ख्याल मिल गया होगा। आप 1.5 साल से जो कराची में काम हुआ है उसके एडमिनिस्ट्रेटर ने किया, अब बारी आ रही है मेयर की। आप क्या समझते हैं कि मेयर पीपल्स पार्टी का आ रहा है, या आप हाफिज नईम से कोई ऐसी मुज़ाकरात करके उन्हें मेयर देंगे, और कौन सा उम्मीदवार हो सकता है? देखिए, क्या ख्वाहिश मेरा ये पावर नहीं है कि मैं एक को मैं कह दूं, मेरा ये पावर नहीं है कि मैं A, B या C को मेयर कह दूं। जो जीतेगा वो मेयर बनेगा, जो भी बनेगा हम उसके साथ बिल्कुल काम करेंगे एज एन इलेक्टेड बॉडी। मैं वो भी चाहूँगा कि जो भी बने वो ये एहतराम ज़रूर करे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, और रोना धोना ना शुरू करे इलेक्ट होने से पहले या इलेक्ट होने के बाद कि जी इख्तियारात नहीं है, फलाना डी नहीं है, ढमकाना नहीं है। और मेरी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची शहर की सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है सामने, तो हमारा हक भी है कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तो हर एक वज़ीर आला सिंध कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी दहशत गर्दों का निशाना रही है। इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए दहशत गर्दों का खात्मा करना ज़रूरी है।